नमस्कार साथियों, BM सिग्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ बेसिक्स टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कहे तो बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में वो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश का शुरुआत अल्फ़ाबेट से होता है, तो हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट्स का हिंदी मीनिंग वर्णमाला होता है। अल्फ़ाबेट्स होता क्या है? तो अल्फ़ाबेट जो है एक सेट है लेटर का, यानी कहे तो लेटर्स का ग्रुप है जो एक फिक्स ऑर्डर में सजाया गया है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है हम किसी भी लैंग्वेज को लिखते हैं तो वहाँ पे इन लेटर्स का कह लें या वर्ण का कह लें, हिंदी में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इन्हीं वर्ण या फिर लेटर का यूज़ करके बड़े बड़े सेंटेंस वर्ड्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं ABCD, ये एक सही क्रम में सजाया गया है, इसी को आप अल्फ़ाबेट्स कहेंगे। अब अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर भी आता है, स्मॉल लेटर भी आता है, और भी इनके टाइप्स हैं, जैसे कर्सिव हो गया, इसी प्रकार से और भी हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। आइए इन्हीं 26 लेटर को आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि लेटर या कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। अब हम लोग बात कर ले लेटर क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे लेटर होता क्या है तो क्या बताएंगे? तो अ लेटर इज़ अ पार्टिकुलर सिंबल यूज्ड राइटिंग। आप लिखने के क्रम में इस सिंबल का यूज़ करते हैं। लेटर क्या है? एक सिंबल है, एक विशेष प्रकार के सिंबल है। जैसे ए है, ए एक सिंबल है, बी है, बी एक सिंबल है, सी है, सी एक सिंबल है। इन्हीं स्पेसिफिक सिंबल को का यूज़ करके आप वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका वर्ड बनेगा, किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। ये सारी चीज़ें इसमें आपको जानकारी मिलेगी। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेट्स। अब इन 2 प्रकार के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स और सेकंड वाउल। क्या होता है? वाउल। इसे वावेल नहीं वाउल पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो है यूज़ करते हैं वावेल। वावेल तो क्या पढ़ेंगे? वाउल। तो कॉन्सोनेंट में देखते हैं 21 लेटर होता है, और वावेल में आपका 5 लेटर होता है, जो कि A-E-I-O-U। कभी कभी इसको वाई भी कंसीडर किया जाता है वावेल के रूप में। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा वाई कैसे कंसीडर किया जाता है। ओके, तो आपने जाना अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 लेटर होता है। 26 लेटर को 2 पार्ट में बांटा गया है, वावेल और कॉन्सोनेंट, जिसे वावेल नहीं वाउल पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपने लेटर्स को देखा, तो इसी प्रकार से अब लेटर्स के बाद वर्ड्स को देखते हैं, क्योंकि क्रम से देखेंगे हम लोग। तो लेटर्स के बाद क्या होगा? तो आपका वर्ड होगा। तो वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे वर्ड होता क्या है, तो देखिए आइए एक्सप्लेन करते हैं। अ वर्ड इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर डैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं हिंदी भी बताता जा रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कहता है वर्ड जो है एक लेटर या फिर लेटर्स का ग्रुप होता है। ओके, डैट हैज़ मीनिंग, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? मीनिंग हो। अब कब? तो व्हेन स्पोकन और रिटन, जब हम बोल रहे होते हैं या फिर लिख रहे होते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ उसका सेंस आना चाहिए। तो वर्ड आपने समझा वर्ड क्या होता है। तो हम कुल मिला के ये कह लें वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर और अ लेटर, ओके, डैट हैज़ मीनिंग। क्लियर है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेटर में आपने क्या देखा था? तो लेटर में आपने A-B-C, इन सभी लेटर्स के बीच में आप कोमा देख पा रहे हैं, यानी कि ये सेपरेटेड है, अलग अलग है, तो ये लेटर है। ओके, अब इन्हीं लेटर्स को यदि हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सही क्रम में यदि हम एक ग्रुप में डाल दें तो आपका वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं G-O-D, यानी कि G एक लेटर है, O भी लेटर है और D भी लेटर है।
लेकिन हमने इन तीनों लेटर को एक साथ ग्रुप में डाल दिया तो ये बन गया गॉड। अब गॉड मीन्स क्या होता है पता है, ईश्वर होता है। तो ईश्वर एक मीनिंग दे रहा है, गॉड क्या दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है। यदि हम इसे ODG लिख दें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो आपका वर्ड्स नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्लियरिटी मिली होगी, जो वर्ड बनाने के लिए भी एक सही क्रम में लेटर को सजाना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं RAM राम, लेकिन इसी राम को AMR लिख दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं जो वर्ड समझ गए होंगे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो वर्ड लेटर से फॉर्मेशन होता है, फॉर्म किया जाता है। चलिए इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस, तो यदि आपसे पूछे सेंटेंस होता क्या है तो आइए देखते हैं। हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अब ये भी क्या होता है, ये भी एक ग्रुप होता है, किसका, तो वर्ड्स का ग्रुप होता है। अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, उसे अरेंज किया जाता है, उसे सही क्रम में सजाया जाता है। उन सभी ऑर्डर को, उन सभी लेटर को या उन सभी वर्ड को क्या किया जाता है, एक सही क्रम में सजाया जाता है। ओके, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आपने सजा तो दिया वर्ड्स को, लेकिन वो यदि सेंस नहीं दे रहा है तो आपका वो सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से हमें सजाना है कि उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन इसी सेंटेंस को यदि हम ऐसे अरेंज करें, ए इज़ गुड राम बॉय, ये कहीं से भी आपको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल रही है, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो आपने क्या देखा, जिस प्रकार से लेटर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सजाया जाता है, एक सही क्रम में सजाया जाता है, उसी प्रकार से वर्ड्स को भी बनाने में लेटर को सही क्रम में सजाना होता है। उसी प्रकार से सेंटेंस को सजाने में, सेंटेंस बनाने में वर्ड को सही क्रम में सजाना अनिवार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या बातें निकल के आई, तो लेटर हो, वर्ड हो या सेंटेंस हो, आपको सही क्रम में सजाना होगा, जिससे कि एक सही कंप्लीट सेंस निकल के आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि फुल एंड फाइनल आप देख पा रहे हैं कि लेटर से मिलके आपका क्या बन रहा है, वर्ड बन रहा है। यानी कि बहुत सारे लेटर हैं और इन लेटर्स को एक सही क्रम में यदि हम सजा दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, वर्ड बन जा रहा है। जैसे यहाँ पे R है, A है, M है, तो इन सभी लेटर को जब हम एक साथ एक ग्रुप में डाल देते हैं सही क्रम में तो आपका राम बन जा रहा है। इसी प्रकार से जब हम बहुत सारे वर्ड्स को एक ग्रुप में डालेंगे, और कैसे डालना होगा, तो सही क्रम में डालना होगा। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, जो सही क्रम होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, तो इससे ये कंप्लीट सेंस आ रहा है कि राम क्या है, एक लड़का है। क्लियर है। अब हम बात कर ले, यहाँ पे ये कहेंगे सर राम में तो 3 लेटर है, इज़ में 2 लेटर है, लेकिन ए में तो एक ही लेटर है। जी हाँ, ए भी आपका वर्ड कहलाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें, ए भी आपका क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। तो कहें, यदि आपसे पूछे इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्ड्स हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब हम आगे बात करते हैं। तो आपने लेटर समझ लिया, वर्ड समझ लिया, सेंटेंस समझ लिया। अब हम लोग सेंटेंस में देखते हैं जो कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। ओके, यानी कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के तो कई सारे टाइप हैं, लेकिन सेंटेंस अब हम लोग बनाना सीख गए हैं और सीखेंगे भी। अभी तो हम लोग सिंपल सेंटेंस देखे हैं, तो इस सेंटेंस में देखेंगे सेंटेंस के पार्ट कितने हैं। तो आइए इसमें आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस के कितने पार्ट हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस, क्या देख पा रहे हैं, सेंटेंस यानी वाक्य, इसको मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता भी कहा जाता है, यानी किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब करने वाला, यानी उस वाक्य में करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हिंदी मीनिंग उद्देश्य भी होता है, प्रेडिकेट का विधेय होता है।
जब व्यक्ति किसी विषय में कुछ कहता है, यानी कहने वाला कोई तो होगा। यानी जैसे कि राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, तो कोई कह रहा है तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। ओके, रेस्ट जो बाकी बचे के हैं वो सारा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे कि जिस विषय में जो कुछ कहा जाए, किस विषय में कहा जा रहा है, तो बॉय के विषय में कहा जा रहा है, तो देख पा रहे हैं कि इज़ अ बॉय एक क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, तो उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे आई एम अ बॉय, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो भी बचा है रेस्ट वो सब आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे कि आगे और देखते हैं, राम एंड मोहन स्टडी इन सेम क्लास, राम और मोहन जो है एक ही स्कूल में पढ़ता है, सॉरी क्लास है, स्कूल है, सेम क्लास कह लीजिए या स्कूल कह लीजिए। ओके, तो यहाँ पे राम और मोहन जो है दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और स्टडी इन सेम स्कूल या सेम क्लास क्या होगा आपका, प्रेडिकेट कहलाएगा। उसी प्रकार से यदि देखें, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह बहुत ही सुंदर लड़की है, या यह एक सुंदर लड़की है, तो यह एक सुंदर लड़की है, ये आपने देखा। अब इसी प्रकार से आगे और देख, जैसा कि आपने देखा एक सेंटेंस में दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने एक सेंटेंस में देखा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आएंगे, क्योंकि वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि वर्ड्स नहीं जानेंगे तो फिर आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे, इसीलिए वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड यूज होता है। तो सब्जेक्ट में मेनली जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है, तो नाउन हिंदी में तो संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा होता क्या है, तो किसी का भी नाम हो सकता है। सिंपली आप जानना चाहें संज्ञा क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का नाम। ओके, जैसे कि राम, सीता, दिल्ली, ETC। उसी प्रकार यदि प्रोनाउन को देखें तो इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम होता क्या है, जैसे कि हिंदी में आप जानते होंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा को हटा के उसके स्थान पे जो कोई भी वर्ड आएगा वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा, यानी सर्वनाम कहलाएगा। बस सिंपल। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम एक क्या है, अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में राम क्या है, तो नाउन है, सब्जेक्ट में राम नाउन है। अब इस नाउन को हटा के हम क्या करेंगे, प्रोनाउन डाल देंगे, यानी कि उसके बदले में हम डाल देंगे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। वह जो हम कह रहे हैं वह किसके बारे में कह रहे हैं, राम के बारे में कह रहे हैं। यानी कि राम जो नाउन था, नाउन को हमने हटा दिया और नाउन के प्लेस पे क्या डाल दिया, ही डाल दिया, तो ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड्स आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही, सी, दे, आई, वी, बहुत सारे हैं इसी प्रकार से। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट है आपका प्रेडिकेट। तो देखते हैं प्रेडिकेट में जो है कौन कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्रेडिकेट में आपको देखने को मिलेगा वर्ब, उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट, और भी चीज़ें देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी। जैसे कि वर्ब में इज़, एम, आर, वॉज, हैव, ETC, इसी प्रकार से और भी है। ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कोई वस्तु, जैसे पेन, कॉपी, शर्ट, ETC, बहुत सारे हैं। अब हम बात करें एक बेसिक चार्ट के थ्रू जो है हम लोग इसको समझेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा सब्जेक्ट में किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या कोई नाउन। ये सारे के सारे आपके यहाँ से जो भी आप देख पा रहे हैं ये सब आपका क्या है, प्रोनाउन है। और ये नेम जो देख रहे हैं ये नेम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट में क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से भी आपको क्लियरिटी मिले। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में जो है हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सारी चीज़ें यानी बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़
इस सेंटेंस में किया जाता है। यदि नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, यानी कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में पूरक का काम करता है, यानी सहयोग करता है, सहायता करता है। अब हम बात कर लें वर्ब्स का कुछ फॉर्म्स होते हैं, ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उस समय आपको वर्ब्स का फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो संक्षिप्त में देख लेते हैं। जैसे वर्ब का फॉर्म दिख पा रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे तो फिफ्थ भी होता है। जनरली मेन जो है आपका ये 3 है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसे बेस भी कहा जाता है, रूट वर्ड कहा जाता है इसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईट, सेकेंड फॉर्म में क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म एट। थर्ड फॉर्म क्या होगा वर्ब का? तो ईटेन। अब फोर्थ पार्ट क्या होगा? तो ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, इसी फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया जाता है तो ईटिंग हो जाएगा, ये आपका फोर्थ फॉर्म होगा। ओके, तो इसी प्रकार देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड में वेंट, थर्ड में गॉन और फोर्थ में फिर ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। इसी प्रकार कम, कैम, कम, कमिंग। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं ये सभी वर्ड सेंटेंस के फॉर्मेशन और टेंस को समझने में बहुत ही कारगर है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसे याद रखना, ध्यान में रखना अत्यंत ज़रूरी है। आइए इस चार्ट के माध्यम से संक्षिप्त में कुछ ज़्यादा ही जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्ब में आपने देखा था हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज़, एम, आर। अब यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी है, कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि यूके और यूएस आप देख पा रहे होंगे। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। दो प्रकार अपने इंडिया में दो इंग्लिश बोली जाती है, जैसे यूके और यूएस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है कुछ कुछ वर्ड्स में। देखते हैं, तो जैसे कि एम, इज़, ज नहीं है, ज। उसी प्रकार से आर, वॉज, was, were, will be, shall be। अब इसका मीनिंग देखते हैं। एम का हूँ, इज़ का है, आर का हैं, वॉज का था, थे, थी, वर का थे, विल बी होगा, होगी, होंगे, शैल बी होगा, होगी, होंगे। अब देखते हैं ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके किसके साथ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सिंपल वर्ड में आप देखेंगे एम जो है वो आई के साथ हमेशा यूज़ किया जाता है, आई के साथ। इज़ का यदि हम बात करें तो एक वचन के साथ किया जाता है, यू के साथ कभी नहीं होता, आई के साथ भी नहीं होगा। तो होगा किसके साथ? वो सिंगुलर के साथ होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाएगा। जैसे सिंगुलर में कौन कौन आते हैं थर्ड पर्सन में? तो ही, सी, इट, ये सारी चीज़ें, या कोई एक नाम। आर की बात करें तो बहुवचन यानी प्लूरल्स के साथ यूज़ किया जाएगा, यानी एक से अधिक वस्तु है तो उसके साथ आर का यूज़ किया जाता है। यहाँ यू के साथ भी किया जाता है। अब हम बात करें वॉज की, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक वचन के साथ यू को छोड़ के, यू के साथ कहने का मतलब यू के साथ वॉज का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यू वॉज का यूज़ कब किया जाता है? तो वो सिंगुलर में किया जाता है। ओके, जैसे कि ही, सी, इट, ये सब जो है ही वॉज, सी वॉज। ओके, इसी प्रकार से वर्ड की यदि हम बात करें तो वो प्लूरल्स के साथ किया जाता है, यानी बहुवचन के साथ किया जाता है, और यहाँ तक कि यू के साथ भी किया जाता है। ओके, उसी प्रकार से अगर विल बी की बात करें तो ये सबके साथ किया जाता है। सबके कहने का मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों ही कंडीशन में इसका यूज होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई एक नाम, प्लूरल्स में दे। ओके,
उसी प्रकार से शैल बी की बात करें तो होगा, होगी, होंगे। अब ये शैल जो है आई और वी के साथ यूज़ किया जाता है। वैसे मॉडर्न में आई और वी के साथ भी विल का यूज़ किया जाता है। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, यानी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट को। यदि आई एम हैप्पी कह रहा है तो आई जो है प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है। ओके। उसी प्रकार से सी इज़ गुड, वह अच्छी है। दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं हैं। ये सारे के सारे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। ओके। इसी प्रकार से आप कैसे समझे कि ये प्रेजेंट का है? क्योंकि यहाँ पे एम, इज, आर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनको देख के हम पता कर सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस के हैं सेंटेंस। अब हम पास्ट की बात कर ले तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आई के साथ वॉज है। आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ था। वॉज क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बीता हुआ कल। उसी प्रकार प्लूरल्स में देखें तो दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे, यानी कि वर यहाँ पे आ गया, तो ये भी पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, बट ये प्लूरल्स को रिप्रेजेंट करता है। वॉज आपको सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, वर प्लूरल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से यदि हम फ्यूचर में देखें तो ही हो सकता है, सी हो सकता है, दे विल बी देयर। अब ही के साथ भी विल, सी के साथ विल, दे के साथ भी विल। इसका मतलब क्या होगा? जो वह, ही रहा तो वह, सी रहा तो भी वह, दे रहा तो वे वहाँ होंगे या होगा या होगी। ओके। इसी प्रकार से आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, हालांकि मॉडर्न में विल का भी यूज़ किया जाता है। तो आई शैल बी देयर या वी शैल बी देयर, मैं या हम वहाँ होंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।